लेकिन हमारे साथ दो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। रामकृपाल जी, आपके पास आऊंगा। रामकृपाल जी, आपने तो कितने चुनाव देखे इस देश में और कितने राज्यों में देखे, और उत्तर प्रदेश में तो आप आते ही हैं। ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है रामकृपाल जी उत्तर प्रदेश के चुनावों में, और जिस तरह से बीजेपी ने ओबीसी वोटों की इंजीनियरिंग की है वो एविडेंट है, सामने दिखता है, चाहे 2014 हो और चाहे आज हम 2022 में ओबीसी वोटों की बात कर रहे हो। क्या लगता है आपको कि यही सबसे बड़ा फैक्टर है और इसीलिए हर पार्टी पूरा जोर इस पे लगा रही है, और बीजेपी के लिए भी अगर कहीं से कोई विनिंग फैक्टर वाला डिसाइडिंग फैक्टर है तो वो ओबीसी है? निश्चित रूप से गौरव जी, ये मैं बहुत पहले से भी कहता रहा हूं, और बीजेपी को जो इतनी बड़ी सफलता मिली है 2014, 17 और 19 में, उस पर निश्चित तौर पर सबसे बड़ी भूमिका अगर रही है तो ओबीसी वोटर्स की रही है। इसमें से भी जैसे मैंने कहा कि गैर यादव और गैर जाटव, ये जो वोट 2014 से मोदी के पास गए थे, मतलब बीजेपी में, चाहे जिन कारणों से, चाहे मोदी के कारण या बीजेपी के कारण जी, वो मैं यही कह रहा हूं कि मुझे अभी तक ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश से लगा नहीं कि वहां से कोई बहुत बड़ा प्लान हो रहा हो किसी और पार्टी के पक्ष में। मुझे लेकिन रामकृपाल जी, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो पिछली बार बताया गया था कि ओबीसी वोटों का करीब 60% चंक आया बीजेपी के पास। इस बार ओपिनियन पोल कह रहा है कि 48%, तो मतलब कहीं ना कहीं तो कमी आई है वोट्स में। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी का भी वोट परसेंटेज हो, जिसको आप कहते हैं कि वोट बैंक, या जो भी बैंक तो नहीं, मैं उसको कहता हूं कि कोर स्ट्रेंथ, उस कोर स्ट्रेंथ में 5 साल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, सब जगह होता है। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 8 साल में चौथा मौका है जब मोदी का एक परीक्षण हो रहा है, एक तरह से होता है। आप उसको स्टेट कह रहे, कुछ भी कह रहे, सही बात है, लेकिन ये परिवर्तन किस कदर होगा ये देखने वाली बात होगी। राजेश जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, एक बात और हमारे ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि एम वाई समीकरण ये जीत की गारंटी माना जाता था समाजवादी पार्टी के लिए, तो जो यादव वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन मुस्लिम वोटों में क्या बंटवारा इस फैक्टर को भी इफेक्ट करेगा? क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए, ऐसा लगता था पहले कि ये उत्तर प्रदेश का जो समर है, जो रण है, ये त्रिकोणात्मक होगा। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। शुरुआत में जब मायावती जी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और उसमें जिस तरह से मुसलमान कैंडिडेट्स का अनाउंस किया था दूसरी लिस्ट में भी, ऐसा लगता था कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज आपके ओपिनियन पोल से भी जाहिर हो रही है। हालांकि ओपिनियन पोल्स और रियल रिजल्ट में कई बार बहुत फर्क भी हो जाता है। ओपिनियन पोल्स भी जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीर डेंट लगने वाला है। 2205 सीटें अगर आपका ओपिनियन पोल कह रहा है, तो आप समझिए 2017 के मुकाबले वो कहाँ आ गई है। एक बात है, बात यह है कि 2017 के चुनाव से 2022 को चुनाव का कोई कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। कंपैरिजन है। एक सवाल यहाँ पर मैं ओबीसी वोटों से जोड़ना चाहता हूँ। राजेश जी, आप अपना विश्लेषण जारी रखिएगा। देखिए, मायावती की पार्टी तो है ना, जो दलितों, वंचितों, शोषितों और समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों की आवाज उठाती है। हमारे ओपिनियन पोल में कल ये दिखा कि दलित अभी भी मायावती पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मायावती जो कभी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता में आई, वो ओबीसी वोटों पर उतना जोर लगा नहीं रही हैं, या ओबीसी उनके साथ आ नहीं रहा है। ऐसा क्या है कि वो लड़ाई में, ओबीसी लड़ाई में भी नहीं है और ओबीसी वोटों की लड़ाई में भी नहीं है? ओबीसी का जो कोर उनका है, वो उन पर ध्यान, जाहिर सी बात नहीं है, उनका फोकस मुस्लिम वोट पर था। और मुसलमान, इस बार मैं बात कहने वाला था, मुसलमान इस बार बहुत जुडिशियसली, बहुत ही सतर्क होकर के वोट करेगा। वो किसी बहकावे में नहीं आएगा। हालांकि ओवैसी पर हमला हुआ है और ये शायद हमले का मकसद, जिन लोगों ने हमला किया वो खुद सेल्फ स्टाइल बीजेपी के लोग हैं। उनमें से एक तो कम से कम ये कहता है। ओवैसी पर हमला करना पोलराइजेशन की तरफ है। मुसलमानों पर ध्यान मायावती का रहा, ओबीसी की तरफ उनका ध्यान उतना नहीं रहा। इसके बावजूद जो ओपिनियन पोल जाहिर करता है, मायावती तीसरे नंबर पर भी बहुत गैप है समाजवादी पार्टी, बहुत ज्यादा गैप है, और ये गैप बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मायावती तीसरे नंबर पर बहुत कम सीटों के साथ नजर आ रही है। 21 से 31 सीटें मिलती हुई सिर्फ
मायावती की पार्टी को नजर आ रही है। अभिषेक उपाध्याय का हम रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि एक बड़ा डेंट बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं। तकरीबन 100 सीटों का डेंट अगर हम 2017 के चुनावों से तुलना करें तो 2022 में बीजेपी को लग सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। आप क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, गांवों में घूम रहे हैं, इस ट्रेंड को किस तरह से देखते हैं? ओपिनियन पोल के जो नतीजे हमारे सामने, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ उमेश पाठक हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं। हाँ। उमेश, ये जो ओपिनियन पोल में हमारे नतीजे सामने आए हैं कि बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन डेंट लंबा है, करीब 100 सीटों का डेंट है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो जिस क्षेत्र के अगर शुरुआती के 3 चरण के चुनाव की बात की जाए तो वहाँ बीजेपी कहीं न कहीं खुद अपने आप में लड़ती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व था, जिस काम को योगी सरकार ने आगे बढ़ाया, उसमें कहीं न कहीं लोगों पर डायरेक्ट प्रभाव भी हुआ है। एक चीज़ आप गौर करिएगा कि कानून व्यवस्था की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन छद रूप से कहीं न कहीं बुलडोजर का जिक्र हर बार होता है, क्योंकि चुनावी सबको पता है कि कमल निशान पर ये चुनाव हो रहा है, बीजेपी लड़ रही है, लेकिन बुलडोजर का जिक्र होता है। और आज उनका जो घोषणा पत्र आया है, जो संकल्प पत्र आया है, उसमें देखिए कहीं न कहीं 2017 से 2022 बीच में जो काम उन्होंने किए थे कानून व्यवस्था को लेकर के, सुशासन को लेकर के, उसी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो ओबीसी की अगर बात की जाए तो वो एक प्रभावी भूमिका। गिरावट की वजह क्या लग रही है उमेश आपको, जो गिरावट 100 सीटों की दिख रही है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो पार्टी लगातार ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए, संगठन के अंदर जो असंतुष्टि के भाव थे या फिर जिस तरीके से तमाम नेता छोड़ करके गए, देखिए ये परसेप्शन का चुनाव हो गया है, परसेप्शन का चुनाव हो गया। और ऐसे में जो ग्राफ गिरा है और कहीं न कहीं बिखराव जो हुआ है, उसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं उमेश इन लोग नहीं, एक सवाल मेरा ले लीजिए अभिषेक, गौरव बोल रहा हूँ, एक सवाल मेरा ले लीजिए। आप अभी बात कर रहे हैं वहां पर कि कैसे वहां पर लोग सक्रिय नहीं है, बीएसपी को लेकर हम बात कर रहे हैं। बीएसपी का क्या असर रह सकता है अगर यहां पर किसी भी पार्टी को 20-25 विधायक कम पड़ रहे होंगे और बीएसपी उस वक्त किंग मेकर की स्थिति में होगी, तो बीएसपी किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बीएसपी वाला। और चूंकि हम और उमेश दोनों इस बात को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर बीएसपी को कहा जा रहा है कि बीएसपी अगर कुछ कमी पड़ी तो बीएसपी जा सकती है। इतिहास क्या कहता है बीएसपी के जाने को लेकर उमेश? देखिए, पहले भी इस तरह की पैठ हो चुकी है बीएसपी के साथ, और बीएसपी के जो संबंध है बीजेपी के साथ, उसको आप देखिए जगजाहिर कई ऐसे मामले आए जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को, चाहे वो 370 रहा हो, मायावती ने सबसे पहले सपोर्ट किया है। लेकिन बीएसपी सपा के साथ भी जा चुकी है 2019 में। बिल्कुल, सपा के साथ भी जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, चाहे ट्विटर पे देखिए या फिर रैलियों में जिस तरीके से अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है वो, और कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ जाता है। सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, ये इशारे हैं उधर हैं। बिल्कुल, बेशक। गौरव, बड़ी बात कर रहे हैं उमेश कि इशारे जो हैं, जो चीजें प्रतीकात्मक तौर पे दिख रही हैं, वो ये बता रही है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर बीएसपी का दिख रहा है, और उसी की बात उमेश यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए बार बार ये बात भी की जा रही है, मायावती की सक्रियता जो कम नजर आई, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि ये बीजेपी का कहीं दबाव तो नहीं है।